हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना एक वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 173 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Which among the following directives lie outside Part 4 of the Constitution? तो तीन डायरेक्टिव्स आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कौन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमारा उनमें नहीं आता है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन पहला है क्लेम्स ऑफ SC ST ऑफ टू द सर्विसेज, यानी जो हमारी जनजातीय हैं, जो मतलब दलित कैटेगरी के लोग हैं तो उनको सर्विस में क्लेम। सेकंड है इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग, यानी कोई भी इंस्ट्रक्शंस कोई भी अगर चीज़ बता रहे हैं तो उनके मदर टंग में यानी कि लोकल लैंग्वेज में। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, यानी हिंदी का डेवलपमेंट विकास। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, Which among the following are tributaries of यमुना? यमुना के इनमें से कौन सी सहायक नदी हैं आपको बताना है। आपका ऑप्शन पहला है टोन, सेकंड है केन, थर्ड है बेतवा और फोर्थ है सोन। तो इसका सही आंसर है ए 1, 2 एंड 3, यानी कि सिर्फ टोन, केन और बेतवा। सन यमुना की नहीं बल्कि गंगा की दूसरी दक्षिण दिशा से आने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो यमुना के और जो छोटे छोटे सहायक नदियां हैं वो हैं गिरी, सिंध, उत्तंगन, सेंगर और रिंद। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is or are included in the capital budget of the government of India? तो भारत सरकार के जो कैपिटल बजट है उनमें तो तीन ऑप्शन दे रखे, आपको बताना है उनमें कौन कौन सी आती हैं। पहला एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशंस ऑफ असेट्स लाइक रोड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। सेकंड है लोन्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, यानी किसी तरीके का लोन मिला हो दूसरे गवर्नमेंट से। थर्ड है लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, किसी तरीके के लोन्स या एडवांसेस दिए हों किसी राज्य को या फिर केंद्र शासित प्रदेश को। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कैपिटल बजट में आता है। तो उसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही आते हैं। कैपिटल बजट इज एन अकाउंट ऑफ द असेट एज वेल एज द लायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी भारत सरकार की पूंजी है या फिर कह सकते हैं जो ऋण है यानी कि लोन्स हैं वो सभी इसमें आते हैं। विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन चेंजेस इन द कैपिटल, जो कि किसी तरीके कैपिटल में बदलाव लाए, वो सभी असेट और लायबिलिटीज कैपिटल बजट में आती हैं। कैपिटल बजट में दो चीज़ें होती हैं, एक कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी किसी तरीके का पैसा आता है तो रिसिप्ट और जाता है तो एक्सपेंडिचर। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द दचिगम नेशनल पार्क वॉज टू बी एन हैबिटेट एक्सक्लूसिवली फॉर दिस एनिमल, but it is now competing for space and resources with a new and old habitats alike. This animal is declared as critically endangered by IUCN and is also listed under Schedule 1 of Indian Wildlife Protection Act 1972. तो एक ये बेसिकली स्टेटमेंट दे रखा है कि दचिगम नेशनल पार्क उनका लोकल हैबिट है उस जानवर का जो वहाँ पर रहता है, लेकिन अभी हाल में कुछ किन्हीं कह सकते हैं एंथ्रोपोजेनिक यानी किसी मानवीय गतिविधि या कोई भी तरीके से उनको नई जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है अपने पुराने उसको छोड़ के। इन जो जानवर हैं इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया IUCN में, और शेड्यूल 1 जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा उसमें शेड्यूल 1 में रखा गया है। तो आपको बताने किस जानवर की व्याख्या ये स्टेटमेंट कर रहा है। तो इसका सही आंसर है सी हंगुल। हंगुल जिसको हम कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं, ये डेंस रिवराइन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जो नदी के किनारे लगे होती हैं, उनको रिवराइन फॉरेस्ट बोलते हैं। इन द हाई वैली एंड माउंटेन ऑफ द कश्मीर वैली एंड द नदर चंबा डिस्ट्रिक्ट इन द हिमाचल प्रदेश। तो ये इन दो जगहों पे यानी जो कश्मीर की वादियाँ हैं वहाँ पे और जो चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का वहाँ ये पाए जाते हैं।
चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, with reference to Greek and Roman accounts of the 1st and 2nd century AD, consider the following statement। जो ग्रीक रोमन्स थे तो उनका जो भी लेखा जोखा था फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी एडी में, तो उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। सबसे पहला है पिटोलमी ज्योग्राफी रिटेन इन ग्रीक गिव्स अ वैल्यूएबल डेटा ऑन द इंडियन ज्योग्राफी एंड कॉमर्स। जो पिटोलमी थी तो उनके जो ज्योग्राफी जो उन्होंने लिखा था तो वो उस ज्योग्राफी से हमें हिंदुस्तान का जो प्रॉपर ज्योग्राफी और कॉमर्स है उसके बारे में पता चलता है। सेकंड है प्लिनीज नेचुरलिज हिस्टोरिया रिटन इन लैटिन गिव्स वैल्यूएबल डेटा ऑन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इटली। जो प्लिनीज नेचुरलिज हिस्टोरिया था उनका जो उनकी एक किताब थी, तो उनका जो भी उसमें डेटा वगैरह दे रखा है तो उससे भारत की जो भी ट्रेड्स थी भारत और इटली के बीच में उसके बारे में हमें पता चलता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द न्यू कैबिनेट। जो हाल ही में आप लोगों ने एक नया एजुकेशन पॉलिसी सुना है, काफ़ी फेमस है, जिससे पहले 10+2 था, उसमें 5+3+3 है, ऐसा करके है। तो उससे रिगार्डिंग स्टेटमेंट है दो, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है द पॉलिसी वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कस्तूरी रंगन रिपोर्ट। तो जो पॉलिसी है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो कस्तूरी रंगन की एक रिपोर्ट आई थी उस पर बेस्ड है। सेकेंड है द न्यू पॉलिसी इज गोइंग टू रिप्लेस द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। तो जो नया पॉलिसी है ये टोटली जो हमारा नेशनल पॉलिसी था एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ाई से लेके 1968, तो उसको टोटली रिप्लेस कर देगा, यानी हटा देगा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट न्यू पॉलिसी 2020 के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली, यानी कि पहला सही है, सेकंड गलत है। द फर्स्ट NEP वॉज प्रोमलगेटेड इन 1968 बाय द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, while the second is by the Rajiv Gandhi in 1986 and the third approved by the present cabinet in 2020। तो ले देखिए तीन ही हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हैं, पहले इंदिरा गांधी के टाइम में 1968 में, वहीं जो दूसरा था वो राजीव गांधी के समय में आया था 1986 में, और अभी हाल ही में एक आया है 2020 में। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग गल्फ कंट्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। गल्फ कंट्रीज के नाम दे रखे हैं, तो आपको इनको दक्षिण से उत्तर की तरफ, उत्तरी दिशा की तरफ, या नीचे से ऊपर की तरफ आपको अरेंज करना है, यानी कि सबसे नीचे कौन है, फिर बाद में कौन है, और लास्ट सबसे ऊपर कौन आता है। आपके ऑप्शन पहला है बहरीन, सेकंड है कतर, और थर्ड है यूनाइटेड अरब अमीरात्स। तो इसका सही आंसर है B, 3, 2, 1, यानी कि सबसे पहले UAE आता है हमारा, फिर आता है हमारा कतर, और लास्ट में सबसे टॉप यानी द नॉर्थ मोस्ट जो है हमारा वो है बहरीन। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग द अराइवल ऑफ बाबर इन द इंडिया लेड टू दी। तो एक स्टेटमेंट है कि बाबर के आने से क्या क्या हुआ, तो इसके रिगार्डिंग तीन ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी बाबर के आने से हिंदुस्तान में गन पाउडर इसका इस्तेमाल होने लगा। सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्क एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर। तो जो उस समय की कलाकृतियाँ थी उनमें आर्क और दो जो डोम्स हैं, यानी कि जो एक सर्कल हाफ कहते हैं हाफ एग जो होता है वो जो होता था, तो वो आ गई थी। थर्ड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमोराइड डायनेस्टी इन द, यानी कि तिमोराइड जो डायनेस्टी थी वो भी आ गई थी बाबर के आने के टाइम पे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है B, 3 ओनली, सिर्फ थर्ड सही है, फर्स्ट एंड सेकंड गलत है। जो हमारा गन पाउडर था वो काफ़ी पहले ही आ चुका था, मिड 14th सेंचुरी में आ चुका था। वहीं अगर आर्क एंड डोम की बात करें तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना है, ये हमारे सल्तनत दिल्ली सल्तनत में भी कई स्ट्रक्चर्स में जो उस समय की बिल्डिंग्स थी उसमें देखने को हमें मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
एसपीएससी के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है द गवर्नर कैन रिमूव इट्स चेयरमैन ऑन ग्रुप्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यानी गवर्नर को गवर्नर जो है वो एसपीएससी के चेयरमैन को हटा सकता है एक कंडीशन पे, अगर उसने कोई मिसबिहेव किया हो। सेकंड है द चेयरमैन ऑफ एसपीएससी ऑन सीजिंग टू होल्ड द ऑफिस इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर एम्प्लॉयमेंट, यानी कोई चेयरमैन है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो जब उसका टर्म खत्म होता है तो किसी दूसरे ऑफिस में मतलब बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है, किसी बेसिकली कह सकते हैं किसी दूसरे पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, यानी दोनों ही गलत है। मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ एसपीएससी भले ही गवर्नर द्वारा अपॉइंट होते हो, लेकिन रिमूव सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। वहीं जो सेकंड स्टेटमेंट है कि एलिजिबल नहीं होता है, तो नहीं, वो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारा केंद्रीय चयन आयोग है, जो हमारा जिसमें आईएएस वगैरह बनते हैं, जैसे आप लोग बनने जा रहे हैं, तो उसमें वो चेयरमैन या किसी अदर मेंबर के तौर पे एम्प्लॉयड हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विद रेफरेंस टू द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है दीज आर एरियाज with very high level of species richness and high degree of endemism। तो ये जो एरिया है हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये उसको बोलते हैं जहाँ बहुत ही वैरायटी की स्पीसीज रहती हों और वो इंडिजिनस हो, कहना मतलब वो वहीं के हों, एंडेमिज्म हो, किसी बाहर जगह से वहाँ ना आए हों। सेकेंड है वेस्टर्न घाट आर दी ओनली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, यानी भारत में सिर्फ एक जो पश्चिमी घाट है वही एक अकेला बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, 1 ओनली। सेकंड गलत है, सिर्फ वेस्टर्न घाट नहीं, इनके अलावा 2 और हैं, जैसे एक श्रीलंकन है, गल्फ ऑफ मन्नार वाला रीजन जो है, और सेकंड इंडो बर्मन रीजन है जो हमारा 7 सिस्टर्स का जो पार्ट है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाला, तो वो भी हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जो जीएस टेस्ट पेपर 172 था उसका क्वेश्चन ऑफ जो द डे था जो, तो उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, इफ वी डिडक्ट इंटरेस्ट पेमेंट्स फ्रॉम द फिस्कल डेफिसिट वी अराइव एट द कॉन्सेप्ट ऑफ। अगर हम फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट हटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है बी, प्राइमरी डेफिसिट। ये एक तरीके का डिफरेंस है फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का नहीं है जीएस टेस्ट पेपर 173 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया इज अ स्टैट्यूटरली बैक्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। जो EIA है तो इसका किस एक्ट, किस लॉ, किस कानून से सपोर्ट मिलता है, आपको बताना है। पहला है फॉरेस्ट एक्ट 1927, सेकंड है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, थर्ड है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और डी एंड लास्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।